अगर आप 2025 में यूरोप जाना चाहते हैं तो जिन कंट्रीज़ को आपने चूज़ करना है जो डायरेक्ट आपको स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट दें, ठीक है। ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशली ऐसे कंट्रीज़ को ढूंढ रहे हैं जिसमें उनकी वीज़ा रिजेक्शन ना हो, जिनमें उनको 100% जो है वो वीज़ा मिलने के चांस हो। यूरोप में नेशनल वीज़ा कौन सी एम्बेसी देती है और डायरेक्ट रेजिडेंट परमिट कौन सी एम्बेसी देती है और इन दोनों का फ़र्क क्या है, इस वीडियो में मैं स्पेशली इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। वीडियो एक बहुत ज़बरदस्त आपको एक आइडिया दे देगी कि आपने 2025 में या नेक्स्ट ईयर में अपना किस कैटेगरी में किस कंट्री में वीज़ा अप्लाई करना है, ठीक है। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। हर कमेंट का मैं खुद रिप्लाई करता हूं। और अगर आप हमसे यूरोप की हवाले से स्टूडेंट वीज़ा की कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं तो ये जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है इस पर आप हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट करें, हमारी टीम आपको रिप्लाई बैक करेगी। आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। रिप्लाई करने के हवाले से मैं बता दूं कि थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस होते हैं, लेकिन टीम आपको लाजमी रिप्लाई बैक करेगी आपकी क्यूरीज के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो जब भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, स्पेशली अगर हम यूरोप की बात करें, तो उसमें आपको ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो नेशनल डी टाइप जो वीज़ा होता है वो आपको आपके पासपोर्ट के ऊपर पेस्ट करती हैं। अब डी टाइप वीज़ा है क्या? जब आप यूरोप में 90 डेज से ज़्यादा किसी भी पर्पज़ के लिए शेंजन एरिया के अंदर स्टे करेंगे तो आपको डी टाइप वीज़ा रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि स्टडीज़ का पीरियड जो है वो कम से कम 6 माह का कोई शॉर्ट कोर्स हो सकता है, या वो इससे ज़्यादा डिग्री प्रोग्राम है तो वो 3 साल का है, 1.5 साल का है या 2 साल का। तो एम्बेसीज जो हैं जो आपके कंट्री के अंदर हैं वो आपको नेशनल डी टाइप वीज़ा देती हैं। अब यूरोप के अंदर कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो डायरेक्ट ही स्टूडेंट जब अपना स्टडी के लिए अप्लाई करता है तो उसको डायरेक्ट जो है वो स्टूडेंट टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट देती हैं, ठीक है। नॉर्मली जो एम्बेसी डी टाइप वीज़ा देती है ये भी स्टूडेंट्स जब यूरोप में उस कंट्री के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पे जाके अपना रेजिडेंट परमिट कार्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है। डी टाइप वीज़ा के बाद रेजिडेंट परमिट कार्ड उनको उतनी देर का मिलता है जितनी देर के लिए उनकी स्टडीज़ हैं। अब इसमें फ़र्क क्या है नेशनल डी टाइप वीज़ा और टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट में? देखें, जो एम्बेसी, ये सिंपल सा फार्मूला है कि जो एम्बेसी डायरेक्ट आपको स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट देती है, टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट कार्ड मिलता है, उनकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। उसकी रीज़न ये है कि वो उस कंट्री की इमिग्रेशन आपके एडमिशन की बेस पे, आपके डॉक्यूमेंट्स की बेस पे ये डिसाइड करती है कि हम इस स्टूडेंट को अलाउ करते हैं कि इस कंट्री में आके अपनी स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यू कर सके। अब जब आप एडमिशन लेटर के बाद एम्बेसीज के पास जाते हैं और जिनके पास डी टाइप वीज़ा आपका पेस्ट होता है तो ये टोटली एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये उस टाइम पे उस काउंसलर पे डिपेंड करता है, उस वीज़ा ऑफिसर पे डिपेंड करता है, उस एम्बेसडर पे डिपेंड करता है कि उस टाइम पे उस कंट्री के लिए पाकिस्तानियों की कितनी वीज़ा रेशो है या क्या उसकी वीज़ा पॉलिसी है, उसका ट्रेंड क्या है उस एम्बेसी का, क्या वो आपको वीज़ा देगी, आपको स्टूडेंट कंसिडर करेगी या डायरेक्ट वो आपको एज ए इमिग्रेंट लेगी। तो जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है जो एम्बेसीज भी नेशनल डी टाइप वीज़ा देती हैं उनमें रिजेक्शन होती है और बहुत कॉमन है रिजेक्शन। कुछ एम्बेसीज का नाम आपके सामने, फॉर एग्जांपल पोलैंड बहुत ज़्यादा रिजेक्ट करता है, पुर्तगाल की बहुत रिजेक्शन है, ग्रीस की बहुत रिजेक्शन है, स्पेन बहुत डिले करता है, फ्रांस की भी बैचलर्स की कुछ रिजेक्शंस हैं, ठीक है। तो ये वो कंट्रीज हैं जो आपको डायरेक्ट रेजिडेंट परमिट नहीं देती। अब हम उन कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं जो डायरेक्ट आपको रेजिडेंट परमिट देती हैं और आपको वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले और जिसकी सबसे ज़्यादा वीज़ा रेशियो है, 100% वीज़ा रेशियो और लो बजट कंट्री, और बार बार मैं इसका 1000 दफ़ा भी इसका नाम लूँ तो फिर भी कम होगा और मैं थकूंगा नहीं, वो है लिथुआनिया। लिथुआनिया जो है वो स्टूडेंट्स डायरेक्ट जो है वो टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट जिसको टीआरपी बोलते हैं वो एम्बेसी से रिसीव करते हैं, जो उनका वैलिड होता है कम से कम 2 साल के लिए, या अगर वो बैचलर में जाते हैं तो इवन 3 साल के लिए भी, ठीक है। ये कार्ड जो है वो डायरेक्ट ही एम्बेसी के पास आ जाता है, जहाँ से आप फिंगरप्रिंट्स देते हैं आपने वहां से कलेक्ट करना होता है, और इस कार्ड की बेस पे आप जो है वो डायरेक्ट जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं यूरोप के अंदर। आप डायरेक्ट लिथुआनिया जा सकते हैं, वहां पे आपको जाके दोबारा
दोबारा से कार्ड लेने की अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिथुआनिया का स्टूडेंट वीज़ा अभी तक हमारे ऑफिस से नॉट ए सिंगल रिजेक्शन, अल्हम्दुलिल्लाह सभी बच्चों का लगा है। हर वीक में हमारे जो है वो पॉजिटिव डिसीजन आते हैं और बच्चे जो है वो लिथुआनिया जा रहे हैं। लिथुआनिया के बाद जो सेकंड जो कंट्री है जिनका भी इमिग्रेशन ऑफिस इस चीज़ को डिसाइड करता है वो है लेटविया। लेटविया में भी जब आप अप्लाई करते हैं, आप इनकी यूएई एम्बेसी के अंदर जाते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, तो इनका जो आपका केस है वो डायरेक्ट इमिग्रेशन के पास जाता है। अब इमिग्रेशन इस चीज़ को डिसाइड करती है कि आपको जो है वो स्टूडेंट वीज़ा मिलना चाहिए, आपका डायरेक्ट रेजिडेंट परमिट मिलना चाहिए या नहीं। लेकिन लिथुआनिया और लेटविया में फ़र्क ये है कि जब यहाँ पे डिसीजन आ जाता है तो लेटविया की एम्बेसी आपके पासपोर्ट के ऊपर जो है वो वीज़ा पेस्ट करती है, डी टाइप वीज़ा, जिसकी बेस पे आपने ट्रैवल करना है और वहाँ पे जाके लेटविया से आपने अपना कार्ड जो है वो कलेक्ट करना है। ठीक है, और ये एक बहुत ज़बरदस्त एक ऑप्शन है कि इसमें भी आपका इमिग्रेशन डिसाइड करता है कि आपको जो है वो वीज़ा या आपका पॉजिटिव डिसीजन आ गया है और आपका रेजिडेंट परमिट जो है वो कार्ड बन गया है, तो इसके बाद आपको नेशनल डी टाइप वीज़ा मिल जाएगा। और जो तीसरा कंट्री और बड़ा फास्ट प्रोसेसिंग के साथ है, जिनका ई कॉमर्स के लिहाज से, जिनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिहाज से बड़ा एक दुनिया में रिनोन्ड कंट्री है, वो है एस्टोनिया। एस्टोनिया इंटरनेट के हवाले से, आईटी के हवाले से एक बहुत हाई टेक कंट्री है। ठीक है, इनका ज़्यादातर काम जो है वो पेपरलेस है या बहुत एफिशिएंट है, बहुत क्विक है। आपको एक ही दिन के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो इंटरनेट पे आपके मिल जाती हैं। आपको डॉक्टर की सहूलत, इंश्योरेंस की सहूलत, कार पार्किंग की सिटी के अंदर सहूलत और बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनकी ई सिस्टम में है। ठीक है, तो एस्टोनिया भी डायरेक्ट जो है वो स्टूडेंट को रेजिडेंट परमिट देता है और एम्बेसी से आप इसका कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं। इसकी एम्बेसी भी पाकिस्तान में नहीं है। जो मैंने पहले भी 3 कंट्रीज बोले, इनकी एम्बेसीज पाकिस्तान में नहीं है और यही एक बहुत बड़ी रीज़न है सक्सेस की, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि इसकी वजह से आपकी जो है वो वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। एस्टोनिया का वीज़ा प्रोसेस भी हम करते हैं। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त आपके लिए ऑप्शन है अगर आप शेंजन जोन के अंदर जाना चाहते हैं। और इसके बाद जो कंट्री है वो है फिनलैंड। फिनलैंड का भी जो है वो एंटर फिनलैंड के ऊपर आपका रेजिडेंट परमिट अप्लाई होता है। फिनलैंड रेजिडेंट परमिट उसको बोलते हैं। इसका भी डिसीजन आता है और डायरेक्ट एम्बेसी से आप जो है वो इसका कार्ड जो है वो एम्बेसी आपके घर पे डिस्पैच करा देती है। इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, दुबई में हमको जाना पड़ता है और दुबई में जब आपका डिसीजन आ जाता है, आपका कार्ड आ जाता है, तो डायरेक्ट जो है वो पाकिस्तान में आपके घर के एड्रेस पे आपका कार्ड डिलीवर हो जाता है। इसकी भी वीज़ा रेशो 100% है। अब जो नेक्स्ट है, फॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान के अंदर है, बहुत हम लकी हैं उस हवाले से, वो स्वीडन है। स्वीडन में भी आपका डायरेक्ट रेजिडेंट परमिट अप्लाई होता है। आपके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपकी एप्लीकेशन को जो है वो एवेलुएट करता है और उसके बाद एम्बेसीज में आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आपकी फ़ोटो होती है और फिर जो आपका कार्ड है वो आपका डायरेक्ट एम्बेसी से कलेक्ट कर सकते हैं। स्वीडन की भी वीज़ा रेशो इस हवाले से बहुत अच्छी है और ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है आप लिए। और फॉर्चुनेटली इसी साल अप्रैल से इसकी एम्बेसी ने पाकिस्तान में जो है वो काम अपना स्टार्ट कर दिया है। तो इस हवाले से भी एक बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है कि आपको आउट ऑफ कंट्री नहीं जाना पड़ता और इसका प्रोसेस आप पाकिस्तान से करवा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है कंट्री, उसकी वीज़ा रेशो भी काफ़ी अच्छी है और उनका भी इमिग्रेशन MV1 वीज़ा जो है वो उसको आपको अलाउ करता है, वो है नेदरलैंड। नेदरलैंड एक एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन है लेकिन एक बहुत अच्छा स्कोप है। इंग्लिश स्पीकिंग काफ़ी हद तक फ्रेंडली है, ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन इंग्लिश बोल लेती है। यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडेम की बात करें, वन ऑफ द वर्ल्ड रिनोन्ड यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पे ट्यूशन फीस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन इनका वीज़ा प्रोसेस भी बहुत एफिशिएंट है और इनकी वीज़ा की सक्सेस रेशो भी जो है वो बाकी जो कंट्रीज आपको पहले बताई उन्हीं की तरह है। ठीक है, अब एज ए मैं इसको जो है वो समराइज करके आपको बता दूं कि जो कंट्रीज डायरेक्ट इमिग्रेशन उनकी वीज़ा प्रोसेस को डील करती हैं और उसकी बेस पर डिसीजन देती हैं, वहाँ पे आपके वीज़ा लगने के मैक्सिमम चांसेस हैं। इस वीडियो में मैंने लिथुआनिया का बताया, लेटविया का बताया, एस्टोनिया का बताया, फिर मैंने आपको फिनलैंड का बताया, स्वीडन का बताया और एंड पे नेदरलैंड का बताया। ये वो कंट्रीज़ हैं जो आपके लिए मोस्ट सूटेबल हैं अगर आप स्टडी वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बाहर अप्लाई करते हैं और 2025 में बाहर जाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।